हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो पेपर है आज का, ये आपको एनालिसिस करने के लिए मदद करेगा कि आपकी जो तैयारी किस लेवल पे है, क्योंकि ये पेपर 2023 और 24 का जो है प्रतिरूप है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल हूबहू पेपर है, वहीं से ही क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। बस आप आज सॉल्व करिए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्या मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, क्या मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं, दूसरे क्वेश्चंस के तरीके से कराए हैं, सब कुछ आप एनालिसिस करिए कि जो है मोहित सर ने जो है ये क्वेश्चंस कराए हैं कि नहीं कराए हैं। आपको आज जो है ये पेपर से एनालिसिस हो जाएगा और मैं बाकी भी चीज़ें आपको बताता फिरूंगा कि क्या चीज़ें पढ़े। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो सीटेट में पहली बार बैठने जा रहे हैं, जो एग्जाम्स जो है दे रहे हैं, या फिर वो बच्चे जिनका एग्जाम पिछली बार नहीं क्लियर हुआ था, फेल हो गए थे 2024 के जो है सेशन में, उन्होंने कोशिश किया लेकिन उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपसे बार बार यही बात कहूँगा कि मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल जो है शब्दों में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और एग्जैक्ट जो चीज़ें आपको ज़रूरत है मैं सिर्फ उतने बताने का प्रयास करता हूँ, और मैं ये भी बताता हूँ कि नोट्स में किस तरीके से आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप ये ज़रा इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को देखते हैं किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियोस टॉपिक्स ले करके आते रहेंगे, और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं कहीं से कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। 24 में क्वेश्चन आया था। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बुद्धि का जो टॉपिक है, इंटेलिजेंस टॉपिक है, सिलेबस का एक पूरा हिस्सा है, इसमें 5-6 जो है मनोवैज्ञानिक है, उस पूरे टॉपिक को कवर कर लेना। मैं उस टॉपिक को कवर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से अपलोड कर दूंगा सही से और नए क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, बिल्कुल इसी हूबहू क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इन्होंने माना कि एक बुद्धि एक कारक नहीं है, बुद्धि को एक कारक नहीं माना, बुद्धि को अनेक रूप में जो है डिफाइन किया है ना, अनेक रूप में डिफाइन किया। बस इतना पता है वो। अब इतना पता है, आपको कोई परिभाषा तो लिखनी नहीं है। अब अगर आपको इतना पता है तो यहां पे ढूंढेंगे, देखो केवल एक काट दो, केवल काट दो। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं, मतलब समान रूप से समझते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि कई रूपों में बात, अलग अलग आयामों में लोगों में अलग अलग योग्यताएं होती। आंसर हो गया डी। देखिए, केवल एक चीज आपको पता थी कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब एक बुद्धि ना होकर कई प्रकार की बुद्धि होंगी। अब कई प्रकार की बुद्धि होंगी मतलब अलग अलग आयामों में लोगों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जैसे कुछ लोग जो है म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग भाषा में अच्छे हो सकते हैं, जैसे राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं जो लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, शेर शायरियाँ लिखते हैं। कुछ लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छी हो सकती है, जो फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं, जो कुश्ती करते हैं, है ना, या फिर जो है देखिए नीरज चोपड़ा जो जेवेलिन जो फेंकता है ना, ये सारी चीज़ें फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करती है। क्रिकेट खेलना हो गया, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, है ना, सभी लोग तो अच्छे क्रिकेटर हो नहीं सकते, पर कुछ लोग अच्छे क्रिकेटर होते हैं, उनकी कुछ कुछ पर्सनल खूबियां होती हैं। तो ये जो अलग अलग योग्यताएं होती हैं, इसी को गार्डनर ने डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग योग्यताएं कितने प्रकार की डिफाइन किया है? तो 8 प्रकार की योग्यताओं को इन्होंने डिफाइन किया है। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो वो खराब अंकों के बारे में ये कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। इसका मतलब है उसकी योग्यता में कमी नहीं है, योग्यता का अभाव नहीं है, या फिर किस्मत या कार्य कठिन है। तो देखिए, यहाँ पे योग्यता का अभाव को दर्शाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी है, क्योंकि वो जो है योग, देखिए खराब अंकों के बारे में बात करते हुए मुझे अंकों की समझ नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि जो उसकी अभी
क्वेश्चंस के बीच में पहुंच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, उस चीज का वो अभाव है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? अब सीखने के लिए सबसे अच्छी तकनीक नहीं है, वो कौन सी है? संकल्पना चित्रण, या विस्तृत दोहराव मतलब बार बार रिवीजन करना, या रटना और दोहराव? तो यहां पे आंसर होगा रटना। रटना मिल गया, तुरंत काट दो आंसर। मतलब सीखने की सबसे घटिया विधि मानी जाती है शिक्षण माध्यम में, अगर हम बात करें शिक्षण जो है टेक्निक्स में बात करें, तो रटने की जो है विधियां सबसे बेकार होती है। और ये क्वेश्चन टैग वर्ड से हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चन किए वो सभी टैग वर्ड से हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, तो इतना बेसिक पता हो। सिर्फ मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वन लाइनर नोट्स बनाओ, जो भी पढ़ते जाओ, जिससे भी पढ़ते जाओ। मुझसे पढ़ा, मेरे बाद किसी और का वीडियो देखने लग गए, उसके बाद किसी और का देखने, वन लाइनर, सिर्फ केवल एक लाइन में क्वेश्चन का सार बस पकड़ना है। मतलब सार्थक सीखने के लिए प्रभावी तकनीक वो है नहीं है, या फिर तकनीक होना चाहिए वो नहीं है, रटना। बस इतना लिख दिया, अब आगे बढ़ गए। तो ऐसे करके अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 50, 20, 30 पेज भी भर जाते हैं आपके, तो पेपर में बैठने से पहले वो 20-30 पेज रिवीजन कर लोगे ना, मैं कसम से कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? मतलब दोहराव और बारंबारता का मतलब क्या? मान लो हम सब कुछ शिक्षा से जोड़ देंगे। दोहराव और बारंबारता मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है और बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन कर रहा है, बार बार रिपीटेशन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पे इसका मतलब होगा था ध्यान न्यूनता, अत क्रियाशीलता विकार की कमी है, या मस्तिष्क पक्षाघात है, या स्वालीन क्रम विकार की है। तो यहां पे देखिए आंसर क्या होगा, चौथे का जो है आंसर है ऑप्शन सी, स्वालीन क्रम विकार की जो है यहां पे आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं? तो देखिए लेव वाइगोस्की ने, जबकि मैंने आपको बताया कि लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण किस चीज को माना था? सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, तो इन दो चीजों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, मतलब समाज और संस्कृति के दायरे में रह करके ही अपने परिवेश, उस आसपास के परिवेश से बच्चा जो है सीखेगा, है ना। तो बल्कि परिवेश और सामाजिक संपर्क से ही उसका सारा कुछ जो है डिसाइड होगा, संज्ञानात्मक विकास डिसाइड होगा। अब उसके बाद इन्होंने 2-3 बातें और डिफाइन की थी, अलग से मैंने बताया था। इनर स्पीच, अगर आपने हिंदी का पेपर भी किया है अभी जस्ट इससे पहले वाला पेपर, तो मैंने ये डिफाइन किया, देखिए इनर स्पीच और क्या बोलते हैं प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच। इन 3 स्पीच के बारे में अगर अच्छे से एक एक लाइन में, इनर स्पीच मतलब बच्चा अपने शब्दों को अंदर ही भरे हुए है, बस मन ही मन में खेल रहा है, जैसे एक गाड़ी लेकर के बस मन ही मन में हूं करता रहे और एक भी शब्द मुंह से बाहर ना निकाले, बस मन ही मन में घूमता रहे। कि वो होता है ना, कई बार होता है हम अपने शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं कि तू कर लेगा, मन ही मन में सोच। 4 लोग अगर बैठे हो तब भी अपने विचार में सोचते रहते हैं, ऐसा ऐसा मैं ऐसे 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 करूंगा। तो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है इनर स्पीच के माध्यम, आत्मवाक्य के प्रयोग के द्वारा स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करता है। सोशल स्पीच में क्या होता है? बाहर बोलते हुए लोगों के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है? सेम चीज होता है, इनर स्पीच धीरे धीरे जो है प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब प्राइवेट स्पीच में क्या होता है? बोल बोल के काम होता है। प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में कन्वर्ट हो सकती है, इनर स्पीच प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो सकती है। प्राइवेट स्पीच में मतलब जो काम मन ही मन में हो रहा था, अब वो काम बोल बोल के हो रहा है। मतलब हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, भाई तू कर सकता है, सीटेट का एग्जाम है, आराम से हो सकता है, अभी 2 महीना बाकी है और 2 महीने में डेली दो पेपर लगाऊंगा, डेली जो है सर के वीडियो देखूंगा और ये मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो होता है ये प्राइवेट स्पीच में होता है। आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तो क्वेश्चन था। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है? अब मैं आपसे बता रहा हूं कि बस इतनी बात याद रखना कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था भैया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और क्या दिया था? स्पीच के बारे में बताया था, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच। इसके बाद और क्या बताया था? तो और बताया था जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग
और जो है ये दोनों शब्द, और MQ मोर नॉलेज अदर। तो कुल मिला के यहाँ पे मैंने अगर कितने शब्द बता दिया, 3 3 6 7 1 8, 8 शब्द बोले हैं केवल। 8 शब्द में वाइगोत्स्की खत्म। अब यहीं पे ढूंढ लेते हैं 8 शब्दों को। इसमें छठवें का क्या आंसर होगा, तो यहां पे देखते हैं। कोई सहायता नहीं देना चाहिए। अब भैया कोई सहायता नहीं दोगे तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहां से काम करेगा, तो हट जाओ, भागो यहां से, तुरंत काट देंगे। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना है कि वो व्यक्तिगत रूप से जो है प्रतिबंधित तो पूरा कर सके, यहां पे सामाजिक सांस्कृतिक होना चाहिए। एक ऐसा काम प्रदान करना कि उसकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरीके से असंबंधित हो, बिल्कुल गलत हो गया। आंसर हो गया, मिल गया आंसर, अब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, भाड़ में जाओ, ऐसा होना चाहिए, सोचना हमारे मन में, ठीक है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उसको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी, मिल गया, ठीक है। उन बातों को याद रखिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जिनका हाई IQ होता है, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, जो समस्या समाधान करने में अच्छे होंगे, जिनकी तर्कशीलता होगी, जो तर्क करते होंगे, जो चिंतन करते होंगे, जिनको कोई क्वेश्चन दिया गया तो उसमें सोच विचार करते हैं, जो बच्चे खुले अंत वाले प्रश्नों के, जो खुले अंत वाले जो है उत्तर देते हो, जिसके मतलब एक क्वेश्चन के कई उत्तर सुझाते हो, उसे कहेंगे खुले अंत। एक उत्तर के, एक प्रश्न के एक ही उत्तर सुझाए तो बंद उत्तर वाला हो गया। तो अब यहां पे आंसर ढूंढ लेंगे। ये हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरीके से समायोजित रहते हैं। हमें तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में ढूंढना है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। आंसर हो गया बी, सही हो गया, ठीक है। और कोई भी आंसर यहां पे फिट नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागते हैं तुरंत। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा जो है तर्क देती। ये सब 2024 और 23 के पूछे हुए बात क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कहीं से अलग ढूंढ ढांड के नहीं लाया हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज का पेपर जो है मेरे नए मॉडल पेपर आधारित नहीं है, ठीक है, नए क्वेश्चंस नहीं है, ये सेम क्वेश्चंस मैं उठा के दे रहा हूं। बस आपको समझना होगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको कितना आता है। कानून इस परिस्थिति के लिए स्थापित नहीं किया गया है। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। कोई कानून बनाया गया होगा, लेकिन वो परिस्थितियां कह रही कि ये परिस्थिति गलत है, कि इस परिस्थिति के हिसाब से ये कानून गलत है, लेकिन दवा लेना वास्तव में तो सही नहीं है, लेकिन ये कार्य उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा जो है नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो अगर आप लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जानते हैं, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत 3 चरण दिए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आ जाते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल में तो नैतिकता होती ही नहीं, तो यहां पे तो बात नैतिकता की हो रही, क्योंकि वो कह रहा है कि उचित है, ये कार्य गलत तो है, कानून की दृष्टि से ये गलत है और कानून को इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कार्य फिर भी उचित है कि आप चोरी कर लो, दवा की उड़ा ले जाओ, है ना भैया। देखो चोरी की वजह, जैसे मान लो आपके घर में कोई आ गया, डाकू टाइप का कोई आदमी आ गया और आपके सर पे कट्टा लगाए हुए या जो भी कर रहा हो, और आपको मौका मिलते हैं, आपने उसके ऊपर एक सर पे मारा, दे दनादन दुई थोड़ा जो है लाठी, और वो मर गया। तो कानून की दृष्टि में तो आप अपराधी हो गए हैं, लेकिन फिर वो तो केस अलग बात है। कानून की दृष्टि में था कि भैया तुमने हत्या करी, लेकिन ये उचित है, क्योंकि अगर आप नहीं मारते तो वो आपके पूरे घर को मार डालता, ठीक है। तो आपका यहाँ का, तो ये जो चीजें होती हैं, नैतिकता की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरीके की अगर घटनाएं की बात हो रही है, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मतलब पोस्ट कन्वेंशनल तीसरा चरण, उसमें 5वां स्तर, हर लेवल के अपने 2 स्तर हैं, तो 5वां स्तर है जहां पे बोल रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अगर समाज में ऐसे कोई कानून व्यवहार चल रहे हैं जो सही नहीं है, उनको बदलना चाहिए या उनको बदल देना चाहिए, ठीक है, ये आंसर है। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या होगा, नैतिकता का विरोधाभास है यहाँ पे, और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता की भावना झलकती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। ये कितनी बार क्वेश्चन कराया है, नए नए भाषा में नए नए प्रकार से क्वेश्चन ये प्रेजेंट किया है, और आज भी ये पूछा जाता है। भैया टीचर है, अगर कोई पढ़ाई की प्रक्रिया हो रही है और व्यस्त बच्चे महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो भी क्लास में गतिविधियां हो रही है उनके संदर्भ में हो रही है ना, उसमें वो उनके संदर्भ में हो रही है, उनके संदर्भ से संबंधित है,
जैसे मान लीजिए क्लासरूम में कोई पिक्चर दिखाई जा रही तो कार्टून दिखा रहे होंगे, या फिर कार्टून के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर कहानियां सुनाई जा रही होंगी, है ना, या फिर मैडम जो है डांस कर करके एक्टिविटी करा के कुछ जो है सिखा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बाकी जो है यहाँ पे सभी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मैंने अभी अभी जीन पियाजे कराया है, अभी 2-3 दिन पहले। आप उस जीन पियाजे को देख लीजिए, और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने जीन पियाजे बार बार कराया, और एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है इतना बेहतरीन कि कोई भी क्वेश्चन बना देगा जीन पियाजे से, जबकि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। हर चरण के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए आप, ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, और एक एक लाइन में बताया। ऐसा नहीं कि बहुत भाषा में बहुत लंबा चौड़ी चौड़ी भाषा लिख दिया हो तो आपको समझ में ना आए, है ना। मेरा काम है आपका पेपर पास कराना, मुझे आपको ज्ञानी बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो चाहूं तो आपको रट्टू तोता बना दूं, अगर आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो मैं आपको रटवा दूं कि ऐसे जो है ऐसे, केवल इसमें यही बात याद रखना, है ना। लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन का स्वरूप कितना बढ़िया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब कौन सी स्टेज हो गई, यहाँ दूसरे चरण की बात हो रही है, और दूसरे चरण में प्रतीकात्मक खेलों का प्रदर्शन करता है बच्चा। और जीववाद का मतलब होता है, यहाँ पे जीववाद से संबंध होता है कि वो किसी भी निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है। जैसे गुड़िया रो रही है ना, अक्सर होता ना कि गुड़िया रोने लगी, या गुड़िया गायब हो गई, या गुड़िया गिर गई तो रोने लगते हैं बच्चे, तो वो भी मानता है, ठीक है। किसी भी निर्जीव चीज को भी सजीव मानना होता है। और प्रतीकात्मक खेल में खेलों को प्रतीकात्मक रूप से खेलता है, जैसे गुड़िया के साथ खेलेगा, बतियाएगा, उसके साथ लड़का कार लेके हूं करता रहेगा, उसकी आवाजें निकालेगा, तो प्रतीकात्मक रूप से खेलता है, जैसे रियल वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। अब आलोचनात्मक सोच वाले क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं। अरे ऐसा समझ ले यार, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं भैया, पिक्चर जब रिलीज होती है तो लोग जो है उसकी क्रिटिकल रिव्यू करते हैं कि नहीं, है ना। तो कहते हैं ना मेरी पिक्चर की बड़ी आलोचना की गई है, तो आलोचनात्मक में यही होता है कि सब कुछ जो है उसमें बातें होती है कि भैया सही क्या है गलत क्या है, ये पिक्चर में ये चीज़ें होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको अगर परिभाषा के रूप में कहें, ये एक जो है इसमें जो है आलोचनात्मक जो है टाइप की जो प्रश्न होते हैं, इसमें विश्लेषण करना, तुलना करना, मूल्यांकन करना, तर्क करना, निष्कर्ष करना, ये सब जो है अवधारणाएं इन जो है टाइप के क्वेश्चंस में उपस्थित रहती है। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं, ये एक खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, जिनके कई जो है उत्तर सुझाए जाते हैं। ये चीजें हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर पृथ्वी पर एक भी पेड़ ना हो तो हमारा जीवन कैसा होता, इसके बारे में सोचिए। या पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जीवन का क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा, हमारा क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जहां पे कई क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो अब यहाँ पे आंसर देखेंगे, विशेषता नहीं है पूछ रहा है ना, 11वें का क्या है, तो यहाँ पे विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान, बिल्कुल खुला प्रश्न होता है, कई उत्तर, बिल्कुल यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी जाती है। आंसर हो गया डी, गलत हो गया। यहाँ पे बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अगर जो बिल्कुल स्मार्ट टाइप का बच्चा होगा ना, मेरी बातें सुन रहा होगा, वो ये लिख लेगा जितनी बातें मैंने बताई हैं कि आलोचनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक सोच, ये सब एक ही बात है, कुछ इनके बारे में अलग नहीं है। इनकी भाषा, आलोचनात्मक प्रश्न लिख दो, आलोचनात्मक सोच लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस आलोचनात्मक आ गया, समझ लेना कि सर जो है यहाँ पे विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन, तर्क, निष्कर्ष, खुले अंत वाले प्रश्न, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तब बकवास, तुरंत गलत करिए, क्योंकि मैंने विकास और वृद्धि वाला पेपर कराया है, अभी पूरा का पूरा थ्योरी वीडियो डाला है। आप 4-5 वीडियो पहले ही देखेंगे तो विकास के संबंध में वीडियो पढ़ा है, और ये बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो 12वें का यहाँ पे आंसर है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता। मतलब
ये रेखीय नहीं होता, बल्कि थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है इसमें, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विकास की प्रक्रिया चक्रीय रूप में होती है, रेखीय तो बिल्कुल नहीं, एक सीधी क्रम से बिल्कुल नहीं चलती है, उतार चढ़ाव, इस स्पाइरल होती है, एक तरीके से समझ लीजिए। क्या होता है? स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म में होती है। बात यहां पे समझ गए? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब टीचर की भूमिका तो ये तो बहुत है, पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू कर देना। तो एक टीचर मान लो तुम हो और क्लासरूम में जाते हो, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, और जो आपको सिलेबस दिया गया बस वो उतना पढ़ाया और ख़त्म करके निकल लिए चुपचाप, तो क्या अच्छे टीचर माने जाओगे? नहीं। शिक्षक जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है कि भैया करो यार, जो करना है करो भाई। नहीं, टीचर ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। प्राथमिक स्रोत होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो एक टीचर जो होता है वो सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, वो बच्चों को सुविधा प्रदान करता है कि कहीं बच्चे को कुछ ना आए तो उसको थोड़ी हेल्प कर दे, बच्चे को बिल्कुल नहीं आता तो बच्चे को सिखाए पढ़ाए, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होता है टीचर। ठीक है, तो यहां सुविधा प्रदाता है, आंसर हो गया डी। एक समावेशी कक्षा में क्या क्या होता है? तो समावेशी कक्षा का मतलब होता है जहां पे सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हो बिना किसी भेदभाव के, समान रूप से। ठीक है, तो यही इसी को आंसर देख लेते हैं। विशेष बच्चों को जरूरतमंद आश्रित के रूप में देखना? नहीं। सभी बच्चे सामान्य पाठ्यक्रम का पालन करते हैं? नहीं। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा पर काम करते हैं? नहीं। सभी बच्चों की कक्षा में गतिविधियां तक पहुंच है और वह कक्षा की क्रिया में शामिल है। मतलब सभी बच्चे, यहाँ पे बात हो रही है सभी बच्चों की, जो भी गतिविधियां हैं वो सभी बच्चे गतिविधियां कर रहे हैं। किसी विशेष वर्ग और विशेष आधार पे नहीं किया जा रहा है कि ये बच्चे अलग रहेंगे, ये बच्चे अलग रहेंगे, कमज़ोर वाले अलग बैठेंगे, ये पढ़ने वाले अलग बैठेंगे, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इन पे कम ध्यान देना है, या इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन पे कम ध्यान देना है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया डी। आई होप आपको मेरे पेपर्स और मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, कुछ भी लिख देना कि सर आपका पेपर पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, जो भी आपका दिल करे। एटलीस्ट कम से कम मुझे एनालिसिस, मुझे पता है कि मैं जानता बहुत कुछ हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बहुत पेपर देना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट कम से कम आप मुझे रिव्यू दोगे, है ना, फीडबैक दोगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे तो मैं जो समझ में आता है मैं अपने तरीके से बेस्ट एंड बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूँ कितने लोग एसएसटी का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत उनका एसएसटी सब्जेक्ट है। तो अगर एसएसटी है तो मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सब कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उसके कई तरीकों से। ठीक है, कोई पैसा चार्ज नहीं है, मैं ये नहीं डरना कि भैया सर जी पैसा लेंगे, एक पैसा भी नहीं आपसे मैं डिमांड करूंगा, आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, उसका कुत्ता जो है एक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का है। वो एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन वो एक अलग नस्ल का कुत्ता है, लेकिन उसे भी वो रस्टी, वो गोल्डन रिट्रीवर समझ रही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो किस अवधारणा को समझती है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और आई गेस मुझे लगता है कि मैंने यही उदाहरण भी दिया होगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है समायोजन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये जो है ये सिद्धांत अवधारणा काम करती है, जहां पे क्या होता है नई अवधारणा और पुरानी अवधारणा में जो है जुड़ाव होता है। ठीक है, आत्मसातीकरण, समायोजन और स्कीमा, ये 3 शब्द होते हैं पियाजे में, और इसको मैंने बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप ये वाला जो है पियाजे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपका ये जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन डैश डैश, जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश है। तो अपसारी का मतलब होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना, और अभिसारी का मतलब होता है एक सही समाधान पर स्थिर रहना। ओ ओ ओ ओ, ये क्या है, ये हटा दो।
आंसर हो गया ऑप्शन ए। अपसारी प्रश्न, अपसार करना, और अभी का मतलब रहता है संकुचन एक तरीके से, तो एक सही। तो यहां देखिए ये जो 16वां प्रकार का क्वेश्चन है ये अभिसारी प्रश्न है, क्योंकि इसका केवल एक उत्तर है। और अगर मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता कि अपसारी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे जो है अगर मान लीजिए एक ऐसे ही कि 4 पैरों वाले जानवरों के नाम बताएं, तो अब यहां पे कौन सा है? तुम बताओगे एलिफेंट, तुम बताओगे शेर, कोई बताएगा काऊ, कोई बताएगा कैमल, तो कोई बताएगा गोट। तो ये जो प्रश्न पूछा मैंने ये अपसारी प्रश्न हो गया। बात यहां पे समझ गए, जिसके कई उत्तर जो है दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय रोहन अपने दोस्त से कहता है कि एक भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी, मतलब मैं जो है रोहन अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में लेगा और उसकी बहन हिस्सा लेगी रस्सी कूदने में, क्योंकि लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो ये जो व्यवहार है ये किस रूप में दर्शाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो यहां पे देखिए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है एक ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे हमें गलत आंसर ढूंढना है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी बच्चों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। समावेशी कक्षा में भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन लिखा है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। समावेशी कक्षा में लचीला पाठ्यक्रम अपनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण जो है तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन पद्धतियों का भी अपनाया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे जो गलत है समावेशी शिक्षा के बारे में वो डी आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन दिया है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास जो है सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक कारण है। यहाँ पे कारण दिया गया है, जो कारण है वो है सार्वभौमिक, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो विकास के जिसमें तर्क किया जाता है, चिंतन किया जाता है, समस्या समाधान की बात हो रही है, वो है संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताया जा सके, आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट जो है बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं से सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए यहाँ पे तार्किक गणितीय नृत्य से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। संगीत का संबंध प्रदर्शन और रचना करने के कौशल से है, बिल्कुल भी नहीं। स्थानिक जो है पर्यावरण से, यहाँ पे भी नहीं। आंसर हो गया अंतर व्यक्ति, इंटरपर्सनल, जो दूसरों के व्यवहार को समझने में जो है मदद करता है, दूसरों का जो है भावनाओं को समझने में जो है मदद करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेश के लिए क्या चीजें होती है? 22वें का देखिए आंसर, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। तो वंचित वर्गों के प्रति आपको क्या है, उनकी परंपराओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव किया जाना नहीं, मतलब वंचित वर्गों को अलग क्लास में बैठा दो और जो है दूसरे बच्चों को अलग, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का जो है उल्लंघन हो जाएगा। समान क्षमताओं के आधार पर बच्चों को जो है अलग अलग जो है विभाजित कर देना, नहीं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। निगेटिव चीज़ें भी ढूंढ सकते हो, पॉजिटिव भी ढूंढ सकते हो, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस पॉजिटिवली हमें नहीं समझ में आता तो ऑप्शंस देख करके भी सॉल्व किया करिए। समीपस्थ जो है सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में बच्चे जो है, तो समीपस्थ मतलब सेफेलोकॉडल, बार बार आपको बताया दो चीज़ें सिद्धांत है, समीपस्थ और दूरस्थ सिद्धांत है, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। नोट कर लो, सेफेलोकॉडल में विकास जो है वो सिर से पांव की ओर होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, विकास जो है मध्य भाग से शुरू होता है और बाहर की तरफ होता है। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए? तो किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? अब रचनात्मक मूल्यांकन तो मैंने बार बार कराया है
कितनी बार कराया है। और मैं बार बार कहता हूं कि मूल्यांकन से आपको 1 2 3 क्वेश्चन पूछेगा भैया, मेरे सीडीपी में पूछेगा, हिंदी में पूछेगा, ईवीएस में पूछेगा, मैथ में पूछेगा, 4 जगह 5 जगहों में कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी को फिर से और अच्छा करने की कोशिश करिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं माना जाएगा वो है कि बच्चों की तुलना करना ही रचनात्मक मूल्यांकन में। तुरंत हमने जो है कीवर्ड से ढूंढ लिया, आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी गलत हो गया, बाकी सभी सही है। एक मूल्यांकनकार जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ऑप्शन यहां पे सी गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, और आंतरिक प्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा दो चीजें होती हैं। मोटिवेशन या तो अंदर से आए या तो बाहर से दिए जाए। बाहर से मतलब होता है आपको बाहर से भाई मेरा ये कला काम कर देगा तो मैं तुझे ये दूंगा, तो मोटिवेट हो गए। अब फिर आदमी जो है, अभी हाल ही में देखा कि एक आदमी ने एक से कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, इस गंगा नदी में छलांग मार जा और ये एक छोर से दूसरे छोर चला जा, पार कर जा, सिर्फ 500 रुपये के लिए। तो ये मोटिवेट हो गया 500 रुपया के लिए, और बंदा खैर जिंदा बच गया। बाद में जो है पुलिस, जिसने 500 रुपये के लिए लगाया उसको पुलिस पकड़ ले गई, फिर बहुत कुछ हुआ, खैर वो। तो ये जो बाहर से प्रेरणा मिली, काहे की मिली, पैसा दिया। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब व्यक्तिगत आनंद के लिए काम हो रहा है। आंतरिक जब खुद ही मन से कर रहा है, भैया मैं अपने मन से, मुझे पढ़ाई करना होता है तो मैं मेरे बच्चे को जो है वो स्वयं स्कूल आता है, उसको पता है कि मेरा कल परसों टेस्ट है, वो सुबह आता है, थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद अपना खाना खा लेता है, खुद ही मांग लेता है खाना कि मम्मी मुझे खाना दे दो, फिर वो अपनी किताबें लेके बैठ जाता है। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है क्योंकि उस कार्य में उसको आनंद महसूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है। तो अगर प्राथमिक कक्षा में भाषा के संबंध में बात करें तो यहाँ पे बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं, भैया प्राथमिक क्लास में क्लास 1 से 5th तक के बच्चा, 6 से जो है 5th तक का बच्चा क्या होगा, 8 साल का होगा। तो अमूर्त अवधारणा है, तो प्याजे ने कहा है कि 11 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तो ये पॉइंट्स तो गलत हो जाता है। औपचारिक भाषा का प्रयोग करना तुरंत काट दीजिए। मातृभाषा की अवहेलना, उपेक्षा करनी चाहिए, तुरंत काट दो। मतलब मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों के माध्यम से पढ़ाइए, आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। एक बच्चे की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन वाला प्रश्न। अब मूल्यांकन तो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर जिन लोगों ने वीडियो देखा है, 1000 लोगों ने देखा है, तो वो उस वीडियो को समझ रहे होंगे कि आंसर सर यहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पे है वह प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, आंसर हो गया। यहाँ पे सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, व्यक्तिगत राय के लिए पूछे जाते हैं, पाठ सारांश के लिए पूछे जाते हैं, आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन किसे नहीं मानेंगे, 28वें का देखिए, यहां पे तुलना करने के लिए ऑप्शन यहां पे सी गलत है। आमतौर पे सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में आपको किस तरीके के भ्रम देखने को मिलते हैं। तो जिन बच्चों में सीखने की कमियां होती है, सीखने की अक्षमता होती है, उनमें जो है एक जैसे एक अक्षर दिखने वाले अक्षरों को लेकर के वो भ्रम होता है, तो जिसे कहते हैं हम डिसलेक्सिया। ऑप्शन यहां पे ए सही होगा। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन यहां पे सी सही होगा। बच्चे जो है गुणात्मक मत लगा देना, आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो है पिछले साल के जो है 1-2 वर्षों में आए थे, तो ये क्वेश्चन आपने अगर लगाया है, पेपर सॉल्व किया है, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के किया है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेपर अच्छा है, इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर को अच्छे तरीके से घोट के पी जाओ, एक एक शब्द को पी जाओ, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ। मैं बात बता रहा हूँ, पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। मैं आपको पूरे 120 नंबर दिलाने की पूरी जो है गारंटी लेता हूँ। पढ़ाऊँगा मैं आपको, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वीडियो आज का समाप्त होता है। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।